अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वकार अहमद चीमा एडवोकेट। आजकल आपने बड़ा चर्चा सुना होगा एमपीओ का। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एमपीओ है क्या, इसके तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, क्यों गिरफ्तार किया जाता है, कौन कौन से लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनको गिरफ्तार किया जाता है, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उनके पास क्या रेमेडी है कि जब उनको एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया जाए तो वो कौन सी रेमेडी अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो शॉर्ट फॉर्म है एमपीओ की, ये इसके बारे में बता दूं कि ये बेसिकली लॉ क्या है। पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 ये पूरा लॉ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमपीओ कहा जाता है। और इसके तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है वो कौन कौन से लोग हैं। तो इसके तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उसमें सियासतदान भी शामिल हैं, उसमें सियासी कारकुन भी शामिल हैं, उसमें जराइम पेशा लोग भी शामिल हैं, उसमें मजहबी लोग भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों से या मुख्तलिफ मजहबी जमातों से जिनका तल्लक है। अब इनको गवर्नमेंट को गिरफ्तार करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अगर गवर्नमेंट की ये ऑब्जर्वेशन है, अगर गवर्नमेंट ये समझती है, तो कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये समझती है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस 1960, तो ये सब्जेक्ट है पंजाब गवर्नमेंट का। अगर पंजाब गवर्नमेंट ये समझती है कि फ़लाँ सियासी शख्सियत है, फ़लाँ मजहबी शख्सियत है, या कोई ऐसे जराइम पेशा लोग हैं कि जिनके ऊपर उनको शक है कि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मशकूक हैं, या इनकी जो तकारीर हैं वो मशकूक है, और इससे अवाम के अंदर इश्तियाल पैदा होता है, इसके अंदर माशरे के अंदर शर अंगेज़ी पैदा होती है, शर पसंदी पैदा होती है, तो उसके तहत एमपीओ का इस्तेमाल करके एमपीओ के जो डिफरेंट मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जिनको अप्लाई करके गवर्नमेंट उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर सकती है। जैसा कि आपने सुना होगा फवाद चौधरी साहब को एमपीओ 16 के तहत गिरफ्तार किया गया है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ्तार किया गया है, और तहरीक इंसाफ की आजकल क़यादत जो लीडरशिप है उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको नज़रबंद किया गया है। तो जो सेक्शन 16 एमपीओ 16 उसके जिसके तहत फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया है, सेक्शन 16 ये कहता है जी कोई भी ऐसी तकरीर जिसके अंदर आप इश्तियाल अंगेज़ी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, शर पसंदी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस तकरीर से लोग इंस्पायर होकर माशरे के अंदर जो ब्रीच ऑफ पीस कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको वायलेट कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक कमेटी बनाएगी। गवर्नमेंट उस कमेटी के अंदर अपनी सिफारिशात पेश करेगी। उसके बाद जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो रेलिवेंट अदारे हैं, उनको वो कमेटी की सिफारिशात जाएंगी, उनका ऑर्डर जाएगा कि जी फ़लाँ शख्सियत को गिरफ़्तार कर लिया जाए। उसको गिरफ़्तार करने की वजह ये है, आम तौर पर जब एमपीओ का अप्लाई किया जाता है तो जो डिप्टी कमिश्नर है यानी कि जो डीसीओ है उसके पास वो ऑर्डर जाता है, फिर डीसीओ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाता है। तो मुख्तसर मैं आपको ये बता दूं कि जब भी किसी बंदे को गिरफ्तार किया जाता है एमपीओ के तहत, तो सबसे पहले उसको 3 महीने के लिए डिटेन किया जाता है। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि ये 3 महीने की जो इसकी डिटेंशन है वो नाकाफ़ी है, तो गवर्नमेंट बाकायदा दोबारा लिखती है जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को कि हमें इसकी जो डिटेंशन है इसको हमने एक्सटेंड करना है। तो उसकी एक्सटेंशन के लिए वो सिफारिशें लिखते हैं चीफ जस्टिस को। फिर वहाँ पे एक कमेटी तश्कील दी जाती है। वो कमेटी उसकी जो डिटेंशन है और उसके जो 3 महीने हैं वो उसने कैसे गुजारे और उसको क्यों डिटेन किया गया, वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। कमेटी 3 रुकनी भी हो सकती है, 5 रुकनी भी हो सकती है, और उसमें जो मेजॉरिटी का फैसला अगर वो कहते हैं कि इस बंदे को, इस शख्सियत को मज़ीद डिटेन करना ज़रूरी है, और जो गवर्नमेंट की सिफारिशात हैं वो उससे मुतफिक हो जाते हैं, तो उसको मज़ीद 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। उसका जो पीरियड है वो तयशुदा नहीं, मतलब ये भी हो सकता है 3 महीने के बजाय 6 महीने भी हो सकता है। तो आम तौर पर जो डिटेंशन है वो जो इनिशियल है वो 3 महीने की होती है, उसके बाद उसको एक्सटेंड करके 6 महीने तक ले जाया जा सकता है। इसी तरह जब वो लोग जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है एमपीओ के तहत, उसके पीछे जो भी मुहरकात हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी रीज़न्स हैं, वो एक अलहदा इशू है। यानी कि उनको डिटेन कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया गवर्नमेंट ने, या जो पुलिस है उन्हें उसको अरेस्ट कर लिया, उनको कस्टडी में ले लिया। अब उस बंदे के पास रेमेडी क्या है कि जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसको डिटेन किया गया है, कि उसके अहलो याल, उसका वकील, या वो क्या रेमेडी अवेल कर सकते हैं कि मेरी जो डिटेंशन है, जो मुझे कस्टडी में लिया गया है, जो मुझे अरेस्ट किया गया है, ये इल्लीगल है, अनलॉफुल है। तो कोई भी ऐसा बंदा जिसको डिटेन किया गया है, उसके अहलो याल या उसका जो भी पीछे उसको देख रहे हैं या जो भी उसको परसू करना चाहते हैं, वो हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 199
कि भाई हमारा जो डिटेन किया गया बंदा या जो सियासी या मजहबी शख्सियत को डिटेन किया गया है ये इलीगल है, अनलॉफुल है। अगर अदालत उसके ऊपर समझे कि जो इसकी डिटेंशन है वो उसके अंदर जो गवर्नमेंट है या जो पुलिस है उसकी मेलाफाइडी शामिल है, या उसको डिटेन करना सिर्फ और सिर्फ उसकी जो आज़ादी है या उसके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको मजरूह करने की हद तक है, तो गवर्नमेंट जो अदालत है उसको आज़ाद करने के, उसको रिलीज़ करने के ऑर्डर जारी कर सकती है। तो MPO बेसिकली एक प्रोविंशियल लॉ है, प्रोविंशियल ऑर्डिनेंस है, जिसके तहत गवर्नमेंट अपनी लॉ अपनी जो रेट ऑफ स्टेट है उसको कायम करने के लिए या सोसाइटी के अंदर पीस को मेंटेन रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। आम तौर पर जब मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा कोई सियासी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं या कोई मजहबी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, आपने MPO का जिक्र सुना होगा। तो इसके तहत गवर्नमेंट अपनी जो रिट है, जो गवर्नमेंट है अपनी जो पावर है, ताकत है, उसका इस्तेमाल करती है और लोगों को डिटेन कर लेती है। उनको जो एक लॉ के अकॉर्डिंग जो एक टाइम पीरियड मखसूस है उसके मुताबिक उनको डिटेन रखा जाता है। कई लोगों को अदालत रिलीफ दे देती है, जिससे ऐसे लोग जिनसे अदालत गवर्नमेंट की रिपोर्ट से सेटिस्फाई ना हो तो अदालत उनको रिलीफ दे देती है, उनको रिलीज़ करने के ऑर्डर जारी कर देती है। और अगर अदालत भी ये समझे और गवर्नमेंट भी ये समझे कि इनकी डिटेंशन बहुत ज़रूरी है या ये बाहर आएंगे, ये जराइम पेशा लोग हैं, इससे मज़ीद ये हालात ख़राब करेंगे, या ये जो सियासी लोग हैं इनकी जो तकारीर हैं इससे मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी, शर अंगेज़ी पैदा होगी, तो फिर उनको डिटेन ही रखा जाता है। और इसी तरह जो मजहबी जमातें हैं उनके लोगों को भी जब डिटेन किया जाता है तो उसके पीछे भी यही मुहरक़ात होते हैं। गवर्नमेंट का उनके ऊपर यही एलिगेशन होता है, ये इल्ज़ाम होता है कि इनकी जो तकारीर हैं वो माशरे के अंदर जो है वो नफ़रत पैदा कर रही हैं, माशरे के अंदर जो गवर्नमेंट की जो रियासत की रिट है उसको चैलेंज कर रही हैं, तो लिहाजा इनको कस्टडी में रखना, इनको डिटेन करना ज़रूरी है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर तो पकड़ दकड़ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। जैसे कि आपने ये देखा GHQ और कोर कमांडर हाउसेस पे हमला किया गया, सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो लोग उस साने के अंदर, उस इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं भी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उनको जो गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरह तहरीक इंसाफ की तकरीबन 70-80% क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उनके अगेंस्ट MPO का ही इस्तेमाल किया गया है। तो MPO बेसिकली एक ऐसा लॉ, एक ऐसा ऑर्डिनेंस है जिसके तहत स्टेट अपनी रिट को कायम रखती है। स्टेट तमाम ऐसे अनासर, तमाम ऐसे लोग जिनको समझती है कि ये ख़तरे का बायस हैं, सोसाइटी के अंदर अमन व अमान को तबाह कर देंगे, या इनका आज़ाद रहने से सोसाइटी या लोग महफूज नहीं हैं, या इनका इश्तियाल दिलाने से लोगों के अंदर एक रियासत के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो रही है, तो जो गवर्नमेंट है MPO का इस्तेमाल करके इन लोगों को गिरफ़्तार करवा देती है, गिरफ़्तार कर लेती है, उनको पुलिस कस्टडी में ले आते हैं या उनको कहीं पे नज़रबंद कर दिया जाता है। तो ये जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो MPO के तहत की जाती हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारी इस वीडियो से आपको जो MPO है, जो पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 है, उसको समझने, उसके बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने में मदद होगी, और इंशाल्लाह ताला आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे कि MPO के बारे में जो लोगों के खदशात थे कि ये गवर्नमेंट क्यों इसका इस्तेमाल करती है या इसका इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, उससे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप क्लियर हुए होंगे और आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।